बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और मेरे साथ कॉल लाइन पे मौजूद होंगे सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, तमाम कौम को मुबारक हो। सबसे पहले 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों की, इलेक्शन कमीशन की और इंटेलिजेंस की जो इजलास मुनक्किद हुआ है, उसके बाद यही फैसला किया गया कि हर सूरत 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुल्क भर में करवाए जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और मुआशी क्राइसिस हैं उनसे निबरद आजमा हुआ जाएगा और पाकिस्तानियों की मुंतखब करदा हुकूमत के स्पुर्द जो है ये तमाम बागडोर जो है दे दी जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर कायद की बात की जाए, मियां नवाज शरीफ साहब कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान वतन वापस लौटे और मीनार पाकिस्तान से जलसे का उन्होंने आगाज़ किया और इसी तरह से पाकिस्तान भर में जलसे करते रहे। इलेक्शन कैंपेन भी चलती रही, ख़ुद को दोबारा री लॉन्च भी किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए। नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। मैं गौरा में जलसे से खिताब के दौरान नवाज शरीफ ने वादा करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेकर आऊँगा। नवाज शरीफ ने कहा कि जिनको आजमा चुके हैं उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। यहाँ कौन सा नया मोटरवे और बिजली का मंसूबा लगा, वो 300 डैम कहाँ गए, कहीं बिलियन ट्री मंसूबा नजर नहीं आया। सवात वालों ने नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया। कल साहब बात करेंगे, जिस तरह से मियाँ साहब कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स उन्होंने अपनी डिबेट में उठाए जो मेरे लिए मुतासर कुन थे, आप उस पर बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आजमाए हुए हैं उनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। तो मियाँ साहब इससे पहले 3 दफ़ा आजमाए जा चुके हैं, तो ये बात किसके लिए कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि नए चेहरों को आप लेकर आएँ, पुराने चेहरों से लोग तंग आ चुके हैं। कल साहब कौन से पुराने चेहरे हैं जिनसे लोग तंग आ चुके हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं कि पुरानों को नहीं आजमाएं, आजमाए हुए को नहीं आजमाएं, नए लोगों को मौका दें। देखिए, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री जो है हैं? सबके सामने है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है गुज़िश्ता 30 साल से ज्यादा जो है बरसरे इक़्तिदार रही हैं और बीच में एक तीसरी जमात जो है वो भी बरसरे इक़्तिदार आई और उसके बाद जिस तरीके से उसके साथ हुआ उसका अंजाम भी आपके सामने है। तो अब मामला ये है कि बार बार यही पार्टियां हैं, मंशूर बदल बदल कर, चेहरे वही हैं लेकिन लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं, ख्वाब बेचे जाते हैं और उसके बाद फिर यही लोग जो है बार बार बरसरे इक़्तिदार आते हैं। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से अभी इलेक्शन से पहले 2 केसेस के अंदर सजाएं दी जा चुकी हैं पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है और इससे पहले अगर देखा जाए तो पिछले इंतखाबात में भी जो है नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ उनको सजाएं दी गई और उनके साथियों को। तो ये सिलसिला भी चल रहा है कि एक तरफ जो एक ही वक्त के अंदर जो एक सियासी पार्टी के सरबराह जो है कभी वो इक़्तिदार के ईवानों में होते हैं और कभी वो जेलों के जंदानों में होते हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में ये जो आंख मचोले का खेल है ये जारी है काफी अरसा से। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हो रही हैं इससे आप कर सकते हैं अंदाजा कि पब्लिक भी बार बार जो है इन्हीं के धोखे में आती है और इन्हीं को वोट देती है। लेकिन गल साहब एक सवाल यहाँ पे, मियाँ साहब ने जिस तरह से बात की कि सवात वालों नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है, वहीं आपकी हालत पर तरस आता है, आप कैसे शख्स के जाल में फंस गए जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का घर का वादा किया। नवाज शरीफ हमेशा आवाम को प्यार के साथ सलाम करता है और उस शख्स ने आपके साथ फ्रॉड किया। बात नज़र में उसने मियाँ साहब ने सीधा सीधा बानी चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ामात की बौछार की है। वो कहते हैं उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया, वादा किया, लेकिन उससे फिर गए और अवाम मुंह तकती रह गई है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वो इसका सवाल उठा के देंगे। लेकिन कल जब सवाल ये कि मियाँ साहब 3 दफ़ा दौरे इक़्तिदार जो है वो ले चुके हैं और इक़्तिदार के अंदर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए अवाम के साथ, लेकिन अब किस मुंह से ये बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खड़े होकर? देखिए, मामला ये है कि यही पार्टी है, इसका मंशूर जो है अब क्यों तब्दील करने की नौबत आई। इसका मतलब ये है कि पहला जो मंशूर था वो क्या ठीक नहीं था या वो मंशूर जो है क्या उस पर अमल दरामद हो गया, और अगर अमल दरामद हो गया होता तो 3 दफा इनको इक़्तिदार में मौका मिला वफाक के अंदर और इस तरह पंजाब में भी कई मरतबा जो है ये इक़्तिदार में रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों की महरूमियाँ दूर नहीं हो रही, लोगों को आज भी अगर तालीम की बुनियादी जो सहूलियात से लोग महरूम है, सेहत की सहूलतों से लोग अगर महरूम है, तो उसकी वजह यकीनी तौर पर वही लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जो इक़्तिदार पर विराजमान रहे, जिनके पास वफाकी और सूबाई हुकूमतें थी।
तो आज ये किस मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि नए सिरे से लोगों को फिर ये दोबारा से धोखा देने के लिए आ रहे हैं। तो मामला ये है कि अवाम जो है बार बार इनके धोखों में आते हैं, और हर दफा जो है ये जब मुख्तलिफ वादे करके सुहाने ख्वाब दिखा कर इक़्तिदार में आ जाते हैं, और उसके बाद इनकी जायदादों में तो इजाफा हो जाता है, बड़े आज़मों तक इनके असासे फैल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है उसको तरस रही है। और जिस तरीके से अभी भी आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस इतनी महंगी होगी, बिजली के बिलों में जिस तरह इजाफा हुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये अगर हुक्मरान अगर सही हुकूमत करते अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, तो आज पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के जो है दहाने पे ना होता। आज पाकिस्तान जो है उसकी करेंसी इतनी डिवैल्यू ना होती कि जो दीगर मालिक हमारे से जो कम तरक्की याफ्ता है वो उनकी भी आज जो अगर बात की जाए तो हमारी करेंसी से बहुत ज्यादा उसकी कदर हो चुकी है। कल साहब एक और भी और यहाँ ये पे जो सारी पॉइंट है चीजें ना, हो जिस रही हैं तरह ये से यकीनी तौर पर मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पे हाथ जोड़े और कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप जो है आप तरीके इंसाफ को वोट ना दें, आप दहशत गर्दों को वोट ना दें। तो 16 माह का दौर हमने देखा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का महंगाई का एक तूफान आवाम पर मुसल्लत किया गया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आइन और कानून को भी जिस तरह से सबोताज किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। महंगाई को भी इस तरह से आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। अब दोबारा पेट्रोल बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए कोई बयानिया नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास, और वो अब वोट भी मांगती है और तरीके इंसाफ या दीगर जमातों को जो है उसके खिलाफ बयानबाजी भी देते हैं, लेकिन अपने पास कोई बयानिया नहीं है। तो किस तरह से केपीके से निकल पाएंगे? ये मुश्किल भंवर जो साबित नहीं हो सकता केपीके मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, मामला अब हाथ जोड़ने से मामला आगे निकल चुका है, और ये हाथ जोड़कर ये लोगों को कह रहे हैं कि फलां को वोट ना दे और हमें वोट दें। तो उसकी बजाय ये काश ये इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिखाई होती, कोई अपनी कारकर्दगी दिखाई होती। 16 माह इनके पास हुकूमत थी, और उस 16 माह की हुकूमत में और फिर निगरान हुकूमतें पंजाब और केपीके की हुकूमतें भी इनके कंट्रोल में सारी हैं, पीडीएम की हुकूमत की बाकियात है। तो ये अगर डिलीवर इन्होंने किया होता, परफॉर्म किया होता, तो इनको हाथ ना जोड़ने पड़ते, लोगों को तरले मिन्नतें ना करनी पड़ती, बल्कि लोग जो है वो खुद इनके जो है सफीर बनकर बाहर निकलते। तो आज अगर इस सूरत हाल का सामना है तो उसका यकीनी तौर पर इनका अपना ही जो बीज जो बोया हुआ है उसको काट रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी आपने देखा कि जिस तरीके से पहले कभी हमने नहीं देखा कि एक हुकूमत जो आए और उसके बाद दोबारा रिपीट भी हो, लेकिन पीटीआई की जो हुकूमत आई और उस वक्त पंजाब में हुकूमत नून लीग की थी, और ये तनकीद करते थे, और वफाक में भी नून लीग की हुकूमत थी, तो ये तनकीद करते थे कि केपीके की हुकूमत इंतहाई नाकाम तरीन हुकूमत, और पंजाब हुकूमत जो है उसने बहुत ज्यादा डिलीवर किया। लेकिन हुआ क्या कि 2 दहाई से ज्यादा अक्सरियत से पहली दफा रिपीट भी हुई, और 2 दहाई से अक्सरियत से ज्यादा केपीके में हुकूमत भी आ गई पीटीआई की, और पंजाब में भी नून की बजाय पीटीआई की हुकूमत आ गई, और वफाक के अंदर भी। तो ये जो बात है, ये जो प्रोपोगंडा करके या इस तरह की चीजें करके या हाथ जोड़ के या इस तरह का झूठा बयानियां लेकर आप जब जाएंगे अवाम में, तो उसका फिर नतीजा या खमियाजा यही होता है। और आज अगर ये जो भुगत रहे हैं जिस तरीके से, इनके जलसे को बहुत कामयाब जलसे नहीं हो रहे बावजूद इतनी सहूलतकारी के भी, तो इसकी वजह यही है कि जो अवाम की जो तवक्कुआत हैं जो परफॉर्म नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके, और आज ये इनको इस मुश्किलात का सामना है। कल साहब इलेक्शन करीब आते हैं तो पाकिस्तान भर में, जिस तरह से हम पहले कल भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी जो है उसमें जो मुलव्वस अनासर हैं मुतहर्रिक हो जाते हैं, और पाकिस्तान के हसास मकामात को निशाना बनाया जाता है, आम शहरियों को निशाना बनाया जाता है, और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है। तो 2024 के इंतखाबात से पहले जिस तरह से कभी कहीं धमाके हो रहे हैं और कहीं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, इंतखाबात इसके बावजूद जो है टाइम पर होते नज़र आ रहे हैं, आज भी हमने देखा। तो इस इंतखाबात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं देखते इंतखाबात के बाद क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी आज खदशा जाहिर कर दिया। वो भी कहते हैं एक बार फिर मेरी पार्टी दहशत गर्दों के निशाने पर है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो जिस तरीके से आप देखें कि बाकायदा अभी आप देखें कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको कत्ल किया गया। इससे पहले जो है बलूचिस्तान के अंदर हमले हुए हैं, कराची और ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं, और उसके बाद ये खदशात भी जो है जाहिर किए गए और क्या सराहियाँ भी की गई, और इस तरह के शकोक व शुबहात भी पैदा करने की कोशिश की कि शायद इस तरह के वाक़यात के बाद जो है
इलेक्शन जो है वो मौखर हो सकते हैं। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज उस हवाले से इन्हीं वाकयात की रोशनी में मीटिंग भी बुलाई और उससे पहले कल कोर कमांड कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसके अंदर भी आर्मी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इजलास हुआ है और उसके अंदर भी यही चीज़ इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से होंगे। और ख़ास तौर पर यहाँ तक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से जो है हुकूमत को ये भी चिट्ठी इरसाल की गई है कि 7 से 9 फरवरी तक जो है बिला तत्तल जो है बिजली की फराहमी भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अगर उसके तत्तल की वजह से, चूँकि सिस्टम जारी बात है इसमें ऑनलाइन जो सारी फॉर्मेशन रिजल्ट जो है उसकी कंपाइलेशन सारा प्रोसेस है, तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि 7 से 9 तक जो बिला तत्तल जो है बिजली की सप्लाई जो है उसको इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए। तो ये सारे इकदाम अपनी जगह पे हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर C-130 के जरिए जो बैलेट पेपर हैं वो भी पहुंचाए जाएंगे। फिर तालीमी इदारों के अंदर चूँकि स्टाफ तालीमी इदारों का ज़्यादातर जो है वो पोलिंग स्टाफ होता है, तो उनको भी पहले से छुट्टियां दी जा रही हैं, उन तक सामान पहुंचाया जा रहा है बड़ी हिफाजत से। और सारे जितने भी इकदाम जो हैं पंजाब पुलिस की जानब से और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनकी जानब से भी ये यकीन दहानी कराई गई कि तमाम तर जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जितने भी कैमरे सिक्योरिटी जहाँ पे होंगे, जहाँ पे नफरी की जरूरत होगी तो वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीजें तो की जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन मौखर होने के कोई भी 1% भी चांस मौजूद है। ठीक है। बिलावल भुट्टो जिस तरह से आज बलूचिस्तान में पहुंचे हैं, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूं, वो जानते हैं कि मैं न सिर्फ दहशत गर्दों का मुकाबला करूंगा बल्कि लापता अफराद का हल भी निकाल सकता हूं। एक तरफ तो बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीदें सहर दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक पैगाम छोड़ देते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा अगर पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाता है। साथ वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात जो बलोचों का उनका हक दिलवा सकती है। अगर सदर जरदारी के आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के मंसूबे पर अमल होता तो यहाँ के हालात ऐसे ना होते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वो जानते हैं हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते, हम तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। 8 फरवरी को बलूचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। अगर मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका नुमाइंदा बनकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वज़ीर आज़म बना तो बलूचिस्तान के अवाम को मालूम होगा कि उनका नुमाइंदा वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है। अकल साहब, बलूचिस्तान के लोगों से एक दफ़ा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को सिर्फ कोई हकूक़ दिला सकता है तो वो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हो सकता है। लेकिन इससे पहले एक बात बड़ी ज़रूरी है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान के लोग उनसे नाला नजर आते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ, तो लगता है कि बिलावल इन वादों पर पूरा उतर सकेंगे? देखें, जहां तक मामला है कि जो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आगाज़ी हकूक़ बलूचिस्तान का जो आगाज जब ईवान सदर में जरदारी साहब बैठे हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी और उस वक्त उन्होंने आगाज़ी हकूक़ बलूचिस्तान का आगाज़ किया और बलूचिस्तान के जो अवाम है उनकी जो महरूमी है उनको दूर करने के लिए एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया। और उसके बाद से जो आसिफ जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके लिए वहाँ पे बाकायदा सॉफ्ट कार्नर पैदा हुआ और उसके ही नतीजा था जब बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की बात की गई तो उसमें भी जरदारी साहब का बड़ा रोल था। खास तौर पर जब सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जब जरदारी साहब ने ये कहा कि मैं जीतकर और चेयरमैन सेनेट अपना बनाकर दिखाऊंगा, तो उसमें भी जरदारी साहब ने फिर सादक सिंजरानी जो है वो उनके उम्मीदवार थे, आपको पता है पहले तो उन्होंने वो उम्मीदवार भी अपने उनको चेयरमैन सेनेट बनाकर दिखाया। इसी तरीके से जब अदम इत्मीद का मामला हुआ बलूचिस्तान के अंदर और ये सारे मामलात हुए तो उसमें भी जरदारी साहब जो है उनका जो है बड़ा रोल था। अभी भी आप देखें कि निगरान वज़ीर दाखिला जो है सरफराज बुगटी जिस तरीके से उन्होंने छोड़कर वजारत अपनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है और अभी भी जरदारी साहब उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि आइंदा जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हो वो सरफराज बुगटी जो है वो उनके उम्मीदवार हैं और उनको अभी तक तो मजबूत उम्मीदवार कंसिडर किया जा रहा है। अगर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी आगे चेयरमैन सेनेट के तौर पर कंटिन्यू नहीं करते और वो अगर बलूचिस्तान के वज़ीर आला के तौर पर यानी आते हैं तो फिर मे बी उसमें तो अटाई हो सकती है और अगर वो चेयरमैन सेनेट कंटिन्यू करेंगे तो फिर अभी मजबूत उम्मीदवार जो है सरफराज बुगटी जो है वो हो सकते हैं।
तो ये जरदारी साहब इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि बलूचिस्तान से भी कुछ सीटें उसको मिलेंगी, लेकिन उसके मुकाबले में नून लीग जो है उस तरीके से बलूचिस्तान के अवाम का वो दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सके। नवाज शरीफ को 3 मरतबा मौका मिला, बलूचिस्तान के अंदर भी उनकी हुकूमत रही, वफाक के अंदर 3 दफा वजीर आजम भी रहे, लेकिन वो बलोच अवाम जो है उनकी असासे महरूमियाँ दूर करने में कामयाब नहीं हो सके। और जो बार बार जरदारी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद वालों को बलोचिस्तान के मसाइल का पता अदराक नहीं है और उनको एहसास भी नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं कि खुद भी उनका जो कबीला है, आपको पता है बलोच कबीला है बेसिकली, जरदारी जो है वो भी यानी ठीक उस है कल साहब, यहाँ पे जिस तरह से बात कर रहे हैं बिलावल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीदें सैर दिला रहे हैं। एक तरफ बात की जाए तो इस वक्त लाडला की पुकार जो है हर तरफ गूंज है इसकी। मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको लाडला बनाया गया है, और तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद को लाडला बना लिया गया है। तो तलाल चौधरी कहते हैं कि किसी को लाडला न बनाया जाए, हमें तो चुन चुन कर नाअहल किया गया। अपने गिले शिकवे सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। कल साहब सवाल ये है कि यहाँ पर लाडला है कौन? देखें, यहाँ पर हर दौर में कोई ना कोई जो नया लाडला जो है वो आता रहता है। और ये जो एक आप देखें कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जब वो उनको लाया गया, किस तरीके से उनको उठाकर कौंसलर की जो नहीं मुंतखब हो सकते थे उनको वज़ीर आला बनाया गया और फिर वज़ीर वज़ारत उज़्मा तक पहुंचाया गया, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और इसी तरीके से जो पीटीआई के ऊपर इल्जाम भी है कि उनको भी 2011 के बाद लॉन्च किया गया और फिर उनको एक प्रोजेक्ट इमरान जिसको नाम दिया जाता है, तो बहरहाल पीटीआई तो उसकी तरदीद करती है, लेकिन ये उनके ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। जहां तक मामला है इसमें ये भी बात है, ठीक है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उसको उस तरीके से सहूलतकारियां नहीं मिलती रही जिस तरीके से अगर उनके मद्दे मुकाबल जो नून लीग जो है उनको जिस तरीके से सहूलत मिलती रही। तो इसमें उनको विक्टिम है, जिस तरीके से जुडिशल मर्डर हुआ और एक आमर जो है उसके होते हुए एक जो बानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको जिस तरीके से जुडिशल मर्डर उनका करवाया गया, फांसी दी गई उनको, और उसके बाद इसी तरीके से एक और आमर जो है उसकी जो है दौर के अंदर जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। तो वो तो पीपल्स पार्टी तो इस हवाले से विक्टिम है, इस हवाले से वो उनके ऊपर तो कोई इल्जाम ये नहीं लगा सकता कि वो इस सिस्टम के लाडले हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो नून लीग जो है वो यकीनी तौर पर सिस्टम के लाडले वो रहे हैं, और इसके साथ साथ पीटीआई के हवाले से भी यही इल्जाम जो है वो नून लीग भी लगाती है। तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि लेकिन उनका जो खल ये साहब ये तो बानी चेयरमैन ने बाकायदा तौर पे तस्लीम कर लिया कि जनरल बाजवा ने उनको उनकी गवर्नमेंट बनाई, और ये बाकायदा उन्होंने अपनी जुबान से तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे अपोजिशन में जाना चाहिए था। बातें उस वक्त होती है ना, यही बात है ना कि जब वक्त गुजर जाए, वो कहते हैं जब लड़ाई के बाद आपको दुश्मन पे गुस्सा है तो उसकी बजाय अपने मुंह पे मुक्का मार लेने वाली बात है। मामला यह है कि जब यही बात है ना कि उस वक्त जब इक़्तिदार सामने होता है, कुर्सी सामने होती है, उस वक्त सारी चीजें जो है वो भूल जाती हैं, और उस वक्त जो है आपको नहीं नजर आ रहा था कि मेरे पास एक सादा अक्सरियत भी नहीं है, और ये जो सारे लोग जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं ये ब्लैकमेल करेंगी, ये मेरा एजेंडा पाए तक नहीं पहुंचने देंगी, इनके अपने मफादात होंगे, उस वक्त आप इनकार करते ना, तो उस वक्त तो इनकार करते नहीं है। लेकिन जब हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद ये जो रोना पीटना है, मेरा ख्याल है इसका कोई फिर बाद में कोई वजन नहीं होता। उस वक्त अगर आप जाते ना, प्रिंसिपल स्टांस आप लेते, और उसका यकीनी तौर पर फिर आपको अप्रिशिएट भी किया जाता, और उसके बाद में भी आपको सादा या दो अक्सरियत भी मिल सकती थी। लेकिन वही कहते हैं ना क्या पछताया क्या हो जब चिड़िया चौकी खेत। यही मामला जो है नवाज शरीफ साहब का भी होता है कि जब उनको सादा अक्सरियत या 2 नहीं मिलती, उस वक्त वो कहते हैं जी मैं डिलीवर इसलिए नहीं कर सका कि मेरे साथ और मुख्तलिफ पार्टियां थी, और पीडीएम हुकूमत भी यही करती है। ये बात तो सियासत का गेम में खल साहब चलती रहेगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा बल्ला लेने में कामयाब हो जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार देते हुए उनका इंतखाबी निशान बल्ला उनसे छीन लिया गया था। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद दिन पहले होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले से मारूम हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुंतखब उम्मीदवारान थे, जो पार्टी की जानिब से जिन्हें टिकट दिया गया था, वो आज़ाद उम्मीदवार कहलाए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बानी पीटीआई का पैगाम है कि उम्मीदवार हौसले से इलेक्शन लड़े। हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हामिद खान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम शेयर किया। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई का कौम को पैगाम है, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। हामिद खान ने कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम है, उम्मीदवार हौसले से इलेक्शन लड़ें। उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी अडयाला जेल आने से पहले हाई कोर्ट गई थी। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडयाला जेल आई और गिरफ्तारी पेश कर दी। हामिद खान का कहना था कि बुशरा बीबी के घर को सब जेल करार देने का फैसला हुकूमत का है और कोई ज़ाती दरख्वास्त दायर नहीं की गई है। कल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। शायद बल्ले का हसूल चाहती है, तो क्या साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का बयान सामने आया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर को कोई जो इस हवाले से आगाह नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है तो बल्ले का हसूल हो पाएगा? देखिए, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, बेसिकली इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन के अंदर जीत कर आएगी पीटीआई, तो उसको किसी और सियासी जमात को अपने बंदे जो है वो माले गनीमत उसको देना नहीं पड़ेगा और उसकी झोली में नहीं डालना पड़ेगा। किसी और जमात के रहमो करम पर उसको नहीं जाना पड़ेगा। वो जमात जो है वो इंटैक्ट हो जाएगी दोबारा से। उसको आगे जो भी इंतखाब उसके बाद, आज 8 फरवरी में तो उसको बल्ले का इंतखाब ही निशान नहीं मिल सकेगा, क्योंकि 5 फरवरी को ये इंतखाब आते हैं, 6 फरवरी को उनका नतीजा आना है। तो लिहाजा 2 दिन इलेक्शन से पहले तो वो बैलेट पेपर जो है वो उस पर निशान नहीं आ सकता। दूसरी बात ये है कि ये जो जब 8 फरवरी का ये प्रोसेस इलेक्शन का मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद जो लूप होल था, जो एक बहुत बड़ा लेकोना था पार्टी के वाले से, जो बहुत बड़ा है कि उसको झटका दिया जा सकता था, उस वाले से उन्होंने एक अच्छा एक स्ट्रेटजी बनाई है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो वो करवा रहे हैं। और अब चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो लूप होल्स थे और जो ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के मुताबिक और दूसरी जानब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स है, उसको सारी चीजों को मद्देनजर रखकर वो इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद पार्टी दीगर सियासी जमातों की तरह पीटीआई भी एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर सामने आएगी और आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में भी उसका इंतखाबी निशान होगा। और उसके बाद मखसूस नशिस्तें खवातीन की और अकलीती नशिस्तें जो है वो क्लेम करेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो स्ट्रेटजी पीटीआई की है, उनके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद साबित होगी। और जो इलेक्शन कमीशन की सारी जो एक्सरसाइज थी, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल काबू से बाहर हो तो इंतखाबी शेड्यूल पर नजरसानी हो सकती है। इसका मतलब है कि इंतखाबात के हवाले से अभी भी कोई इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है उसकी डेट के हवाले से। देखिए, जिस तरह से इसमें बड़े स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो सारे स्टेक होल्डर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो, ऑलरेडी इलेक्शन जो है 90 दिन के बजाय बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं और 2 असम्बलियों के जो इलेक्शन है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम जो है जिस तरीके से एक बेसराबी बेयकीनी की सूरत हाल है, सियासी अर्ज में इस्तेहकाम जो है वो अपने अरूज पर है और इसी वजह से माशियत इस्तेहकाम जो है वो भी अपने अरूज को छू रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो मजीद इलेक्शन जो है मौखर करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है पूरी अवाम जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसकी नजरें जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन पर हैं। और ये बात तो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जो है वो शेड्यूल जो है आगे पीछे किया जा सकता है, इसमें तो कोई हरफ आखिर नहीं होता। लेकिन अब चूंकि मामला थोड़ा डिफरेंट है, ये आम एक इलेक्शन जो है, इसके इलेक्शन के अंदर बकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, सदर पाकिस्तान के अंडरटेकिंग
अंडरटेकिंग मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अंडरटेकिंग मौजूद है। और अगर इसके बावजूद जो है आगे पीछे अगर होंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उससे भी इजाजत आपको लेना पड़ेगी। तो ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं है, अब नाम वफाकी हुकूमत के इख्तियार में जो निगरान हुकूमत है। तो लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई वहां पे इलेक्शन कमीशन या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या हुकूमत की जानब से ये जवाब लेके जाया जाता है कि चूंकि डिटेरियोरेटेड सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की और इसलिए जो है इलेक्शन चंद रोज के लिए आगे किए जाएं, तो फिर तो मे बी सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर जो है वो करे ना करे, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। दूसरी जानब मैं नहीं समझता कि जो पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी चाहेगी कि इलेक्शन जो है आगे हों। सारी पार्टियां जो है पूरी तरह अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं, इंतखाबी मुहिम चला रही हैं भरपूर तरीके से। इवन के जो पीटीआई है जिसको साइडलाइन किया गया, वो भी नहीं चाहती कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हो। तो जब सारी तो पार्टियां ही इलेक्शन बर वक्त 8 फरवरी को चाहती हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर मैं नहीं समझता कि लेकिन गल साहब, इंतखाबात को लेकर एक और भी सवाल जो है वो जन्म लेता। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इलेक्शन के अंदर अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक के अंदर इस तरह का कोई निज़ाम अभी तक जो है मुतफ़िका तौर पे किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से नहीं लाया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सके। तरीके इंसाफ ने इस हवाले से थोड़ा सा पेशरफ्त की है, लेकिन उसको भी जो वीटो कर दिया गया दूसरी जमातों की तरफ से। लेकिन कल साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वतन वापस लौट रही है इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने के लिए, इंतखाबात के अंदर अपना वोट कास्ट करने के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो इंतखाबात में रुझान कितना खुशाइन साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 1 करोड़ वोटर ओवरसीज, और ज्यादातर यही खरीदने की आस है, या यही चीज जो है दावा किया जाता है पीटीआई की जानब से कि उसमें से मोर देन 90% वोटर जो है वो पीटीआई का वोटर है। तो अगर 1 करोड़ वोटर जो है उसमें से अगर वोटर ज्यादातर जो लोग हैं वो आ जाते हैं और उसमें मैक्सिमम या मेजोरिटी जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट देती है, तो मैं समझता हूँ कि इंतखाबी नताइज पर बहुत बड़ा उसका असर हो सकता है, मुरतब हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ओवरसीज वोटर जो है पाकिस्तान के अंदर तो आगे वोट डालने से उसको किसी ने मना नहीं किया, वो तो उनके पास राइट मौजूद है। और अगर ओवरसीज वहां पे ट्रेंड चला सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो सकते हैं, वहां पे कैंपेन चला सकते हैं, वहां पे मुख्तलिफ जो है इज्तिमा कर सकते हैं, वहां पे मीटिंग्स कर सकते हैं, तो साल यानी एक मौके पे अगर वो आके वोट भी अपना अगर कीमती जो है उसका नहीं डाल सकते, तो फिर पार्टी के लिए उनकी सेक्रीफाइस या कंट्रीब्यूशन कितने को है। और अगर वो वोट नहीं आगे डालते तो फिर वो जुबानी जमा खर्च करके या सोशल मीडिया के जरिए जो है इंतखाबात जो होते हैं वो पोलिंग के ऊपर वोट की बुनियाद पर होने हैं, वो कोई ट्विटर पर या स्पेसेस पर तो इंतखाबात जो है उसके नताइज मुरतब नहीं होने। तो लिहाजा अगर वो चाहते हैं, वाकई सिंसेरिटी है उनकी और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मुहिब वतन है ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे भी ज्यादा, तो मैं समझता हूँ कि उनको भरपूर तरीके से कोई भी है वो जिस पार्टी को भी वोट देना चाहे, वोट कौम की अमानत है और एक कीमती एक आपका जो एक उस राय का इजहार करना चाहिए, और हर बंदा जो है उसको अपना वोट जो है उसको अपनी राय का इजहार करके जो भी वो समझता है पाकिस्तान के लिए अच्छी क़यादत है, कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार उनको मुंतखब करने के लिए उसको ये अपना कौमी फरीज़ा अदा करना चाहिए। लेकिन गल साहब, इलेक्शन से पहले हम जिस तरह से देखते हैं कि कशीदगी सामने आती है और गली महलों में भी बहस मुबासा शुरू हो जाता है, ख़ानदानों के अंदर झगड़े भी देखने में आते हैं और बड़े संगीन तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट किए जाते हैं इंतखाबात से पहले। लेकिन आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, कैप्टन रिटायर्ड सख्तर पाकिस्तान तरीके मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ के शौहर हैं, उन्होंने तरीके इंसाफ के एक बच्चा जो परचम लहरा रहा था तरीके इंसाफ का, तो उन्होंने उसको पकड़ा, उसका माथा चूमा और उसे छोड़ दिया और फिर ट्वीट किया कि ये भी बच्चे हमारे हैं। इस तरह की जो वीडियोज़, इस तरह के पैगामात जो हैं, ये एक किस तरह का जेस्चर जो है पैदा कर सकते हैं? मैं समझता हूँ ये अच्छा माहौल है और सारी पार्टियों को यही तो चाहते हैं हम कि सारी पार्टियां जो एक दूसरे की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वोटर किसी भी जमात का हो, वो किसी को भी जमात को वोट दे रहा है, वो पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तानी शहरी है और उसमें समझता हूँ कि सबके लिए उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हर बंदा जो है उसको आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी पार्टी को आज़ादाना तरीके से अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सके और उसको नफरत उससे नहीं करनी चाहिए और उससे ये उसको साइड लाइन नहीं करना चाहिए, उसको कोई क्रॉस या रेड लाइन नहीं लगा देनी चाहिए कि ये जो है दूसरी साइड पे है या ये दीवार के या इस दायरे के इस तरफ है और दायरे के बाहर है या दायरे के अंदर है।
ये हमारा है या ये हमारे मुखालफ है। मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है ये इस पे जो पार्टियां हैं, अगर कैप्टन सफदर ने पीटीआई के अगर बच्चे उसको अगर प्यार किया है, तो मैं समझता हूँ इसी तरीके से पीटीआई को भी अगर नून लीग का कोई परचम लेके बच्चा है तो उसी तरीके से उसको भी उसको प्यार करना चाहिए, और इस तरह पीपल्स पार्टी और आपस के अंदर टॉलरेंस और ये जो लीडरशिप होती है उसने आगे एक मैसेज डिलीवर होता है, कन्वे करना होता है। अगर लीडरशिप की जानब से इस तरह के जैसर आएंगे तो यकीनी तौर पर आपस के अंदर जो है, क्योंकि हम देखते ये हैं कि जो उम्मीदवार हैं शायद उनकी इतनी दुश्मनियां नहीं होती, लेकिन जो उनके सपोर्टर वोटर होते हैं वो पोलिंग डे और उससे पहले हमने देखा कि लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे के इंतखाबी दफातर पर हमले किए जाते हैं, एक दूसरे के काफिलों रैलियों पर हमले किए जाते हैं और उनको उम्मीदवारों को निशाना बनाया जाता है, और इस तरह जो वोटर सपोर्टर हैं दूसरी जमातों के उनको विक्टिमाइज किया जाता है। और ये जो चीज है ये मैं समझता हूँ कि अगर क्यादत की मतलब जानब से एक तो अच्छी अगर इस तरह के मैसेज आए। पाकिस्तान के अंदर आपस के चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां आपस में नबरद आजमाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बैरूनी चैलेंजेस का भी शिकार है। एशिया की बात करें, मुसलसल प्रोग्राम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया एक तरफ है, तमाम मुस्लिम मालिक के साथ जो अफ़गानिस्तान ईरान है वो भी पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी राय उनकी सामने नहीं आ रही। ईरान ने तो खैर सफारती तल्लुकात बहाल किए हैं और अफ़गानिस्तान की जानिब से मुसलसल कशीदगी का सामना है। अब वजारत ख़ारजा ने जिस तरह से बयान जारी किया, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान को जिन दहशत गर्द अनासर से ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान में छुपे बैठे हैं। जी खल साहब, पाकिस्तान को जिस तरह से बैरूनी चैलेंजेस का सामना हम बात कर रहे हैं कि दफ्तर ख़ारजा का एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान को जिन दहशत गर्द अनासर से ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान में छुपे बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप देखें कि मुसलसल जो है, आप देखें पीडीएम की हुकूमत के दौरान भी और उसके बाद बाद भी, ये जो निगरान हुकूमत के दौरान भी, जब से अफगानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत आई है उस वक्त से अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहां से दरअंदाजी हो रही है, पाक अफगान बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं, चेक पोस्टों पर हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जाके जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके अंदर अफगानिस्तान के लोग जो है वो मुलवस पाए गए हैं। 24 जो दहशतगर्दी के वाकयात थे उसमें 14 हमले जो वाकयात के अंदर जो है अफगानिस्तान के लोग मुलवस पाए गए, और अमरीकी जो असला छोड़ा हुआ था वो उसके अंदर इस्तेमाल हुआ। तो ये जो चीजें हैं मुसलसल इस पर पाकिस्तानी हुकूमत जो है एहतजाज भी कर रही है, और कई दफा हमारे सिपासलार भी और वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और निगरान वज़ीर आज़म की जानब से भी ये बारहा उनको आगाह किया गया, उनको तंबीह भी की गई है कि आप जो है अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें, और जो दहशतगर्द है या हमारे हवाले किया जाए या फिर हम उनके खिलाफ आके ऑपरेशन करेंगे। और पिछले दिनों के और कई महीनों के पहले, चंद महीने पहले भी और चंद हफ्ते पहले भी आपने देखा कि दहशतगर्द जो है उनको काफी बड़ी तादाद के अंदर जो है पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पाक फौज है, उन्होंने उनको जन्म वासल भी किया, मुख्तलिफ उनके ठिकानों को तबाह किया, और जिस तरीके से बड़ी कार्रवाइयां भी हुई और उनके बहुत सारे मंसूबे जो है उनको भी नाकाम बनाया गया, और उनके मजमूम जो अज़ाइम है उनको नाकाम बनाया गया। लेकिन मुसलसल ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान के हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारे फोर्सेज जो है वो इन कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए दिन रात जो है वो मसरूफ़ अमल नजर आती है। लेकिन बहरहाल जब से मैं कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत आई है, ये टीटीपी जो है उसको पर जो उनको वहाँ पे पुष्टपनाही उनकी कर रही है, जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं जो ग्रुप, उनको सरपरस्ती कर रही है। और ये जो है मुसलसल पाकिस्तान ना सिर्फ अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बल्कि अक़वाम आलम और आलमी सतह पर भी इस मामले को उठा रहा है कि ये जो मामला है इसके ऊपर जो है अफगान हुकूमत जो है उसको उसकी सरजनश की जाए और उसको तंबीह की जाए कि वो अपने मसाया मालिक जो है वहाँ पे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दे, या अपने लोगों को, अपने असले को या अपनी जो लॉजिस्टिक है उसको इस्तेमाल ना होने दे। ठीक है कल साहब, आज दहशतगर्दी की कुछ वाक़यात पेश आए हैं, रिपोर्ट कर देते हैं कि वह क्वेटा के स्पिनिंग रोड पर धमाके से एक शख्स जहाँ भाग हुआ, जबकि तुरबत में दस्ती बम हमले के नतीजे में एक शख्स ज़ख्मी, और जाफराबाद के इलाके डेरा अला यार में दस्ती बम हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन का इजलास भी तलब किया गया।
जिसमें वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के शहर क्वेटा, तिब्बत और जाफराबाद में आज होने वाले धमाकों का नोटिस भी ले लिया है और रात गए होने वाले इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़े किया था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करवाने का कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा आज क्वेटा के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी का वाक़या पेश है, उसके बाद यह के बाद दीगरे 2 और वाक़यात पेश आए, लेकिन इसके साथ वज़ारत दाखिला ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को भी इबाहम नहीं होना चाहिए और इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर हो तो इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी हो सकती है। कंवर दिलशाह ने यह बयान दिया तो उसके बाद इस तरह के बयान सामने आए। वज़ारत दाखिला ने कहा कि इस तरह का कोई बयान जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, हर सूरत होंगे और इंतखाबात जो है मुकर्ररा वक़्त पर उनका जो है उनका इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान को जमहूरी और सियासी लिहाज से मुतर्रक किया जाएगा। कल साहब इंतखाबात हो जाएंगे मुकर्ररा वक्त पर और जैसे सामने है, लेकिन एक आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर एक पॉइंट है, उस पर आखिर में आपका तज्जिया लेना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जिस तरह से इंतखाबात तो हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाती है तो इलेक्शन के नताइज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके नमायत याफ्ता वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर एक पार्लिमानी जमात के तौर पर अपनी शनाख्त करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन करा रही है, मेरा ख्याल है अब ये एक बहुत बड़ी इसमें कानूनी जंग फिर लड़नी पड़ेगी PTI को कि क्या ये जो लोग जिनको अभी इलेक्शन कमीशन आज़ाद जो है तस्वर कर रहा है और इस हवाले से सलमान अकबर राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की कि हमें आज़ाद की बजाय हमें PTI के हमारे याफ्ता या PTI के जो है उम्मीदवार तस्वर किया जाए, कंसीडर किया जाए, लेकिन वो मामला भी अभी पेंडिंग है। और दूसरा जो इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद अब ये देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो है इन आज़ाद उम्मीदवारों को PTI के उम्मीदवार के तौर पर कंसीडर करेगी या अगले आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात या आगे जो इंतखाबात हैं उसके अंदर जो है वो लोग जो है वो PTI के होंगे और इन लोगों की आगे फिर किस्मत का क्या फैसला होगा और ये मामला किधर जाएगा। अल्टीमेटली फिर मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है फाइनल फैसला करना है, उसके बाद ही ये डिटरमाइन हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल फैसला करेगी। 8 फरवरी फैसले का दिन है। इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस भंवर से निकलने में कामयाब हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, इसका फैसला भी 8 फरवरी के बाद मतलब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से चार्ज तो है, इंटर पार्टी इंतखाबात करवा रही है, लेकिन बहरहाल अभी तक कोई सूरत नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस देकर पार्लिमानी जमात के तौर पर उनके तस्लीम किया जाए। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। फ़िलहाल अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।